अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सीमांचल पसमानदगी के लिए जाना जाता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया है कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो बिहार का किशनगंज सीमांचल का इलाका है, जो सच्चर कमेटी के हिसाब से हर एतबार से पिछड़ा है। आपको जानकर हैरत होगी, यकीनन हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इन्होंने एक कीर्तिमान रचा है। इन्होंने सीमांचल की तारीख़ में एक ऐसी इबारत लिखी है जिसको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। जामिया अपने आप में यूनिवर्सिटी है, तो जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर साहब जनाब अफसर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर कि आपने एक अचीवमेंट हासिल किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि इस सफलता को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। ज़ाहिर है कोई भी कामयाबी मिलती है तो उसके पीछे बड़ी मेहनतें होती है, बड़ा मशक्क़त होता है। बेसिकली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो दरअसल जानना चाहेंगे कि ये जो कामयाबी है आपकी, ये इस कामयाबी को किस तरह से आप व्याख्या करेंगे इसका? इस कामयाबी को मैं सबसे पहले डेडिकेट अपनी मदर को करूँगा, वालदा को, क्योंकि हमारी वालदा बचपन से ही, जबकि वो सुरजापुर के कासीवारी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके वालिद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हेड मास्टर थे, हबीबुर रहमान साहब। लेकिन मेरी वालदा में हमेशा ये रहता था कि कुछ अच्छा करो और पढ़ो और बड़े आदमी बनो। सिर्फ पैसे वाले बड़े नहीं होते, आप कैरेक्टर और सोसाइटी को क्या दोगे उसके लिए सोचो। तो मैं सबसे पहले तो अपने वालदा को दूंगा और उसके बाद मैं वालिद को दूंगा इस टोटल क्रेडिट में। आप जी जो कुछ भी आज मैं हुआ हूँ, जब से ये उपलब्धि आपको हासिल हुई और जब से सोशल मीडिया के ज़रिए सीमांचल के लोगों को पता चला है कि हमारे घर का बेटा, हमारा लाल एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो बेशुमार लोग ऐसे हैं और हमारे बेशुमार व्यूअर्स ऐसे हैं जो दरअसल आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, तालीम कहाँ से हासिल की है, ज़रा तफसील से बताएं प्लीज़। देखिए, सबसे पहले क्योंकि मेरा आबाई वतन किशनगंज है, तो मैं तो सुरजापुरी मुसलमान हूँ। मेरा गांव का नाम है गौरामनी और मेरे दादा जनाब खलीलुर रहमान साहब इस इलाके के बहुत मशहूर मारूफ थे और मेरे एक बड़े अब्बू भी यहाँ में एमएलए और एमपी रहे। सब लोग रफ़ीक आलम साहब के नाम से जानते हैं। तो मैं फैमिली वाइज आलम परिवार से ही आता हूँ। लेकिन मेरे वालिद साहब जब एजुकेशन लिए किशनगंज से, उसके बाद वो पटना गए, फिर उसके बाद उनको जॉब मिल गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो वो ज़्यादातर वक्त झारखंड में एक माइंस के पर्सनल मैनेजर थे और वो रिटायर्ड भी बहुत सीनियर पोजीशन में हुए। और स्कूलिंग हमारी केंद्र विद्यालय किरीबुरू से हुई। फिर मैंने स्कूल के बाद जो एजुकेशन वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया भी। फिर मैं जामिया मिलिया से पीएचडी करते और जामिया हमदर्द में ज्वाइन करके पीएचडी भी साथ साथ कंप्लीट किया। मेरा पीएचडी जो है वो कंप्यूटर साइंस डेटाबेस में है। जी माशाल्लाह। जी सर, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और वाइस चांसलर जो है एक इदारे का मालिक होता है, ओवरऑल सब कुछ होते हैं वो, और जाहिर है पढ़ने पढ़ाने का जो है आपका मामला रहेगा और युवाओं से आपका कनेक्शन रहेगा, सीधा सीधा म्यूचुअल रिलेशन रहेगा। तो सीधे तौर पर हम जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए, खासकर सीमांचल के किशनगंज के युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, किशनगंज के युवाओं को मैं कहूँगा कि वो मेहनत करें और ये ना मतलब किशनगंज में एक जनरल परसेप्शन ये बना हुआ है जो मैं बचपन से देखता है कि उनके बच्चे जो है सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग करें। तो मैं युवाओं को बोलूँगा कि जिस आज अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ेंगे तो वहाँ इंटरडिसिप्लिनरी एक्सचेंज भी हो गया। अगर आप आर्ट्स पढ़ें और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इजीली आप मेडिकल में भी जा सकते हैं, आप कॉमर्स पढ़ के इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, जो अमेरिका में ये एजुकेशन ऑलरेडी चल रहा है वहाँ की। आप इंटरडिसिप्लिनरी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो मैं इसको ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आपका जिस सब्जेक्ट में मन लगता है, अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल साइंस में हैं या पब्लिक एड में हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घर में दिखाने के लिए आप बीसीए और बीएससी और बीटेक करें। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसी सब्जेक्ट में कीजिए और इंशाल्लाह आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, आप बीटेक कर लिया और एमटेक कर लिया, यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस हो गए, बीपीएससी क्वालिफाई कर लिए। तो मैं किशनगंज के युवाओं से ख़ास करके अपने पूरे ज़िला के बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनिए
और उसी पे आप कैरियर एक्सेल कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बीटेक इंजीनियरिंग आप कर लिए और आपको मेंटल एबिलिटी और आपका कोई ट्यूनिंग और टेक्निकल नॉलेज ना हो। भाई जो इंजीनियर होगा तो उसको इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे हैं जिनको एल्गोरिथम ही लिखने नहीं आता है और बीटेक की डिग्री ले लिए। नेटवर्क का कोई पॉइंट्स पता नहीं है कि नेटवर्किंग क्या होता है, आपने बीटेक की डिग्री ले ली। तो अभी भी नेस्कॉम का एक सर्वे आया था, उसमें लिखा था कि इंडिया में 100 बच्चे अगर निकलते तो 60 नौकरी के काबिल नहीं है। ये इतना बड़ा है। ये नहीं कहिए कि जॉब नहीं है, मार्केट में जॉब हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयड जॉब वाले लोग नहीं है जिनको एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कंपनी रखे। तो मैं किशनगंज के लोगों को यही बोलूँगा कि थोड़ा सा मेहनत करें, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सिविल सर्विसेज में ज़्यादा कोशिश कीजिए। आप अदर उसके अलावा भी आज के डेट में लीगल प्रोफेशन का बहुत अच्छा है। बहुत मास मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया कितना एक्टिव हो गया आपने देखा होगा। टेक्नोलॉजी अब 4G का हम एरा में आ गए हैं, तो जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम वे ऑफ लाइफ है, समझिए कि पार्ट है। तो आप उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आ रहे हैं, उस कोर्सेज़ को करें जिससे आपको जॉब मिलेगी। देखिए किशनगंज में, क्योंकि मेरे दादा अबदाद यहीं के हैं, तो मेरे दादा को किसी ने कहा कि मियाँ साहब पोख्तार घोर नहीं बनाबो, तो बोले कि हम 7 पोख्ता का घर डिफरेंट दे दिए हैं, नींव डाल दिए हैं। तो उनसे पूछा कि क्यों, तो बोले कि मेरा बेटा पढ़ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा, तो वो 10 घर बना लेगा। लेकिन अभी मैं घर ना बनाकर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो उसी काश्तकारी ही होता था उस ज़माने में। किशनगंज में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी नहीं था, चकला के अलावा। चकला में बस वो चक्का बनता था, अदरवाइज़ वो कहीं नहीं था। हम मान लीजिए हैं, हम भी किशनगंज के मिडिल क्लास सोसाइटी के ही पार्ट हैं। हम कोई बहुत मतलब भाई 70 की जमींदारी एक्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग के पास उतना ज़मीन जगह भी नहीं है। तो मेरी मम्मी बोलती थी मतलब पढ़ो, अगर आप पढ़ेंगे तो कैरियर होगा, नहीं तो फिर हल चलवा होगे। तो इस चीज़ में हम लोग के दिमाग में बचपन से इनकलकेट कर दिया गया था कि भैया पढ़ना ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए हम लोग भी किए, तो एजुकेशन के ही मार्फित हम आए आगे यहाँ पर, यहाँ तक जो हम पहुँचे। अगर हम PhD नहीं होते और टेक्नोलॉजी के मास्टर्स नहीं होते तो मुझे कोई लेक्चरर का तो जॉब नहीं देता। फिर हाँ, अगर अच्छा यहाँ पर क्या है कि आपको जॉब मिल गया तो अरे भांग गेल मोर जॉब, अब मुझ कुछ करवार ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। मैं हमेशा अपने कैरियर में, देखिए बहुत पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किशनगंज के लोगों को मैं बता दूं कि मैं हमेशा टारगेट रखता हूं टेबल पे कि मुझे अब क्या करना है। तो देखिए जब आप लेक्चरर होंगे तो लेक्चरर से रीडर बनने के लिए आपको बुक्स होने चाहिए, आपके पब्लिकेशन होने चाहिए, आपके कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए। तो UGC का एक वो है कि वाइस चांसलर भी किसको बनाएगा, जिस कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया होगा कहीं, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो आपको जैसा बहुत लोग हो गया कि लेक्चरर बन गए, उसके बाद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ही पब्लिश सम बुक, सम पेपर, सम रिसर्च पेपर, उसका कितना रिसर्च साइटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके बाद ही तो वो एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा, सर, तो उसके बाद प्रोफेसर बनेगा। जी। आप यकीन मानिएगा कि जो मेरे बहनोई थे, तनवीर समदानी साहब, एक तो छोटे बहनोई सामने बैठे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा किशनगंज के लोगों के बारे में तो उनका रहता था, जो आपको पता है, आप जामिया से तालिब इल्म है। तो वो हमेशा चाहते थे कि किशनगंज के लोगों को कैसे हम ज़्यादा सरकारी नौकरी में लाएं, क्योंकि ज़मींदारी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में ज़मीन इतना बढ़ जाता है कि वो भी एकदम फिर वो नीचे लेवल पे आ जाता है। तो एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। और देखिए किशनगंज इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड एरिया, बॉर्डर से 3 सेंटर इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर भी यहाँ के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं। और आपको मालूम होगा कि किशनगंज 47 में पाकिस्तान में नहीं गया। यहाँ के उस ज़माने के MLA MP ने अपोज़ किया और मुस्लिम लीग के एग्रीमेंट को नहीं माना। तो किशनगंज में हिंदुस्तान के प्रति वफ़ादारी भी बहुत ज़्यादा है, जो हमारे समाज में है। तो इन चीज़ों में बहुत चीज़ें तो मैं इन लोगों को बताऊंगा कि क्या दुनिया में हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए कि आप किस पोजीशन में आ जाए। और किसी से हम इंटरव्यू लेके बता सकते हैं कि ये बच्चा किस लाइन में आगे जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम अपने सोसाइटी के बच्चों को दें। देखिए मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था तो मैं वहाँ यूनियन का सेक्रेटरी भी बना, कोर्ट का इलेक्टेड मेंबर भी रहा।
तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार बोलते थे कि मेरे फादर को कि तोर बेटा दौनिया हंगेल अब यहाँ इलेक्शन लड़ो तो की पढ़वे। तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि आई नो माई सन, वो जो काम कर रहा है वो नॉलेज के लिए कर रहा है। तो उस ज़माने में जब मैं कोर्ट मेंबर बना तो कोर्ट एक हाईएस्ट बॉडी होती थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जो अलीगढ़ के पॉलिसीज़ को बनाती थी। तो मुझे वहाँ से मैं पूरा नॉलेज गेन किया कि कैसे कानून बनता है, कैसे कानून पास होता है, पार्लियामेंट में कैसे बिल्स आते हैं, कौन उसको अमेंड करता है, क्या करता है। तो उस प्रोसेस में एज ए स्टूडेंट मैं मेंबर रहा 2 मरतबा, और मैं वहाँ के यूनियन में भी रहा। तो मैंने वहाँ पर एजुकेशन को ज़्यादा तरजीह दिया, ना कि मैं किसी का प्रमोशन और उसके लिए कभी वाइस चांसलर को बोलूँ। तो इसी वजह से मैं अलीगढ़ के वाइस चांसलरों का इतना करीब रहा। मेरे सबसे बड़े गुरु थे जनाब फ़ारूकी साहब, MN मोहम्मद नसीम फ़ारूकी, और उन्होंने मुझे पढ़ाया कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरी एक नई कॉन्सेप्ट मैंने दिया है री इंजीनियरिंग का। तो वो भी हमारे टीचर की वजह से हमने वो चीज़ को किया, स्टूडेंट लाइफ में हमने किया। बाद में उसको मेरी वो किताब पियर्सन में छपी है। मैं अब तक 11 किताबें लिखा हूँ, तो जिसमें सबसे बेस्ट किताब वो किताब है। तो क्या नाम बताया किताब का? एप्लीकेशन री इंजीनियरिंग। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो मेरे सारे किताब आ जाएंगे। वो सारा आप इमेज टाइप कीजिएगा तो जितने भी मैंने किताबें लिखी है वो सारा आ जाएगा। क्योंकि आज के डेट में देखिए मीडिया का ज़माना, आप कोई झूठ बोल नहीं सकते हैं। वाट एवर यू आर, दी टेक्नोलॉजी विल टेल यू वेयर यू स्टैंड। मेरा जो मेन सवाल है, सवाल ये है कि क्योंकि अब आप जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर हैं, क्या आपके जहन में ऐसा कोई रोड मैप है कि आने वाले वक्त में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, चाहे वो किशनगंज हो या मालेगांव हो या महाराष्ट्र हो या बंगाल में हो, अलग अलग जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या वहाँ पर ऐसा कोई इदारा जो एस्टेब्लिश जी करने की बिल्कुल प्लानिंग है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किशन जैसे आपके AMU सेंटर बना, उस ज़माने में मोहम्मद अली असरफ फ़ातमी साहब मेरे बहुत ही करीबी रहे हैं और बहुत फैमिली रिलेशन है उनसे। तो उन्होंने किशनगंज को चुना और फातमी कमेटी रिपोर्ट जो सच्चर कमेटी में बनी थी उसमें दिया उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से और कुछ पॉलिटिकल वजूहत थे, जिसमें केरला में तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया, मुर्शिदाबाद में बहुत अच्छा डेवलप हो गया, लेकिन वो डेवलपमेंट किशनगंज में नहीं हो पाया। अभी भी मतलब मैं जबकि कोई सियासत में नहीं हूँ डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि किशनगंज का जो हक है उस सेंटर को मिलना चाहिए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मैं हमेशा बोलता हूं कि अलीगढ़ सेंटर को सिर्फ BEd और MBA प्रोग्राम तक महदूद मत रखिए। वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, नर्सिंग कॉलेज बनाइए। और देखिए इनिशियली मैं बहुत बड़ा सर सैयद का फ़ैन हूँ, क्योंकि सर सैयद बड़े रिफॉर्मिस्ट थे और मैंने सर सैयद पे पूरी हिस्ट्री उनका रिसर्च किया कि सर सैयद की सोच पे। तो देखिए अलीगढ़ एक मूवमेंट है, अलीगढ़ में इंस्टीट्यूशन बना के कई अलीगेरियंस ने इसी खित्ते में कई यूनिवर्सिटीज़ बना दी। तो आप देखेंगे कि मैं अलीगढ़ सेंटर के, देखिए अलीगढ़ का अपना एक तहज़ीब और कल्चर है जो अलीगढ़ और जामिया में रह के ही आप कर सकते हैं। वो आप किशनगंज में रह के नहीं वो तहज़ीब सीखते हैं। तो यहाँ पे कल्चरल लॉस है सेंटर का। तो मैं हमेशा ये चाहता था कि सेंटर को आप डेवलप करके उसको फ्यूचर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट बना दीजिए, ताकि वो सेंटर भी तरक्की करे। तो मेरा अपना जाती राय यही है कि सेंटर को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट बनाइए, ताकि उनको, क्योंकि देखिए आप एक छोटे ग्रुप के वो हो जाएंगे तो आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप उसको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कायम करेंगे। लेकिन हम लोग जामिया हमदर्द में जामिया हमदर्द में एक खुशी ये है कि हमारे यहाँ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बहुत बड़ा सपोर्ट है, फाइनेंशियल बैकअप है, और हमारे यहाँ UGC भी है, दोनों मिल के हमारी फंडिंग करती है। तो जो HNF है वो अभी रिसेंटली एक वोकेशनल एजुकेशन पे कम्युनिटी कॉलेजेस डेवलप करना चाहती है। तो हम इनिशियली मुरादाबाद में हम लोगों ने, हमारे बोर्ड ने पास कर दिया है। तो सेम में हम चाहते हैं कि वोकेशनलाइजेशन का बढ़ावा हो, जो हुकूमत भी स्किल इंडिया और स्किल एकेडमी पे चाहती है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और किशनगंज में भी एक यूनिवर्सिटी तो नहीं, एक ऑफ कैंपस भी नहीं, लेकिन वोकेशनल कॉलेज सेटअप करें ताकि बच्चे पढ़ते ही उनको जॉब मिल जाए। बहुत और उसमें एक वोकेशनल में बहुत अच्छा भारत सरकार ने किया है कि एक बच्चा अगर सर्टिफिकेट कोर्स करता है
डिप्लोमा करता है, अगर वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट करके तीसरा साल करेगा तो उसको बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की डिग्री मिलेगी। चौथा पांचवा करता है तो मास्टर्स की मिलेगी, छठा सातवां करेगी तो पीएचडी की मिलेगी। तो जो गरीब बच्चे हैं वो एजुकेशन में जिनका इनकम नहीं है वो थ्रू वोकेशनलाइजेशन अपने डिग्री को बढ़ाएं और वो यूपीएससी में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई बहुत सारे हमने अपने इलाके के बच्चों को देखा है कि दे आर टैलेंटेड, दे आर बहुत टैलेंट है, लेकिन उनका बैकअप नहीं है। तो बैकअप नहीं होने की वजह से बेचारे मजबूरी में फिर बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, जॉब नहीं कर पाते हैं। इंतहा मोहब्बत कुर्बत हुसियत रखते हैं। सुरजापुरी जो कल्चर है, यहाँ के जो खान पान है, खान-पान से आपने जी। खुद कहा इस बात को, और यकीनन बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया है। मैं नज़रअंदाज की जगह इस बात को, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर कि अब तक आपका क्या अचीवमेंट रहा, क्या उपलब्धि रही सुरजापुरी कम्युनिटी के लिए, क्या रही सर? देखिए, कुछ ऐसा काम किया होगा? हाँ, मैंने देखिए सबसे पहले तो मैं कोई अपने आप को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब किशनगंज सेंटर जो आया जी, वो फातमी साहब ले जाना चाहते थे, हाँ जी, तो वो ले जाना चाहते थे दरभंगा में, जो मानू का उन्होंने बनाया, लेकिन हम लोगों ने बड़ी दबाव बनाकर किशनगंज को डिक्लेयर कराया। फिर जब गवर्नमेंट में जब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का हुआ तो उस ज़माने में सेक्रेटरी जो आईएएस थे वो मेरे दोस्त थे, सेक्रेटरी एचआर। तो उस ज़माने में भी हमने किशनगंज को बहुत कुछ इश्यूज़ पे एमएचआरडी में काम किया। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कि हमारा किशनगंज में कुछ बेनिफिट होना चाहिए तो हम हमेशा आगे रहते हैं। मेरा कोई सियासी कोई प्लान नहीं है, कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि मेरे ख़ानदान का लगाव है और सब लोग यहीं लेटे हैं तो हमारा एक लगाव है, ज़हनी लगाव समझिए है अपने इलाके से। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने अपने लिए किया, मेरे जो अपने भी लोग हैं वो भी उस तरह तरक्की करें। अगर आप कभी भी जनता हाट, गांगी हाट या आपका बिशनपुर हाट चले जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये मिनी इंडिया है। यहाँ मारवाड़ी भी हैं और वो भी हर तरह कम्युनिटी के लोग हैं और कभी किसी में क्लैश नहीं है। हर लोग, और सुरजापुरी समाज तो इतना अच्छा है कि वो किसी दूसरे का मैटर में पड़ता ही नहीं है, अपना ज़िंदगी जीता है। और सुरजापुरी कल्चर जो है, लोग क्योंकि लखनऊ को और हैदराबाद को बहुत ज़्यादा समझते हैं मेहमान नवाजी, लेकिन मेरे नज़र में किशनगंज से ज़्यादा, बचपन में मैं बहुत ज़्यादा जब आता था तो नौरोज़ी खाने के चक्कर में ज़्यादा रहता था कि वहाँ पर खान पान। तो किशनगंज में आप खाने के मामले में हम तो समझते हैं लखनऊ और हैदराबाद भी नहीं है। वहाँ एक बिरयानी और आपको वो खिला देगा, लेकिन यहाँ पर सुबह 12 महीने का अलग अलग खाना है। तो ये तो है ही। और आज भी मैं जब दिल्ली में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मैं भक्का पीठा ज़रूर खाता हूँ, या मैं आपका रासा का साग और बोड़ी भी खाता हूँ। और आपका किशनगंज का सबसे अच्छा वो आजकल बहुत, क्योंकि किशनगंज के लोग दिल्ली में आबादी बढ़ गई है तो पटवा का साग भी वहाँ मिलता है। तो स्पेशली हम अपने ड्राइवर को भेजते हैं कि पटवा का ही साग लेके आना, और उसको मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा खाना बनाने का शौक़ है तो मैं खुद ही बनाता हूँ। वो मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना, पटवा का साग अवेलेबल है, नहीं होता है तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि फ़्लाइट से अपना सब्जी वब्जी लेके चले जाते हैं। कि डेफिनेटली पहले क्या था कि अगर आप 70 के दशक में देखेंगे तो किशनगंज में वुमेन एजुकेशन 0% था, लेकिन 80 आते आते लोग हाई स्कूल तक आए, 90 तक हाई स्कूल भी पास किए और बीए भी किए, फोकानिया में भी माशाल्लाह मदरसा एजुकेशन में। और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि किशनगंज की लड़कियाँ पीएचडी भी कर रही हैं, किशनगंज की लड़कियां रेवेन्यू भी ऑफिसर बनी है, जो हमारे गांव की लड़की है। तो देखिए, मैं हमेशा देता हूं उसको, आप वो मत समझिएगा, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और अभी आप देखेंगे अलीगढ़ में कई बच्ची हमारी बहुत अच्छा मेडिकल की है, किशनगंज से ही। कई लोगों ने अच्छे MBA और MCA और मैंने मतलब सोनथा की एक बच्ची थी, मैं इंटरव्यू ले रहा था तो पता चला वो किशनगंज की है, जामिया मिलिया में MCA की। तो ऐसे हमारी बच्चियां भी आप माशाल्लाह, जो आप 80 के उससे कंपेयर करेंगे तो 20-35 साल में सिनेरियो पूरा बदल चुका है। और जिसमें हुकूमत ने भी स्कूलों को काफ़ी खोला, हाई स्कूल से आ गए। तो पहले क्या था कि सिंहाड़ी हाई स्कूल, अलता हाई स्कूल और गांगी हाई स्कूल, बहादुरगंज, बहुत ही स्कूल्स होते थे, स्कूल नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि पहले ज़माने के बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है कि जो उस ज़माने में जामिया के स्कूल से तालीम ली है, अलीगढ़ के स्कूल से तालीम ली है। तो तालीम का भी किशनगंज में कमी नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग की
पूरा सिस्टम जो है वो खेती पे डिपेंड था, इसलिए हम थोड़ा पीछे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आप उसको अररिया से और कटिहार से कंपेयर करें तो हम लोग उनसे बेटर कंडीशन में। जद्दोजहद एक लंबे अरसे से हो रही है, तो मुझे जो जानकारी मिली कि उसमें कहीं ना कहीं आपने भी अहम रोल अदा किया है जी। क्या दरअसल हाँ, देखिए बैकवर्ड कमीशन में मेरे एक दोस्त मेंबर थे, तो मैंने उनसे जाके पर्सनली मुलाकात की कमीशन में कि आप सुरजापुरी को भी ओबीसी का स्टेटस दीजिए। लेकिन किसी टेक्निकल स्टेट गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और हम लोगों को भी अब कोशिश करना है और मैं भी इसमें मदद करूंगा कि पहले स्टेट से वो वर्ड्स जो हमारे उसमें लिख दिया है 4 कम्युनिटी का, अगर वो हटता है तो जिस तरह आपको अररिया में जो कुल्हैया को भी मिला है तो हमें, हाँ उनको भी मिला है, तो हमें भी ओबीसी का आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी में आपको अररिया के लोग मिलते हैं। उसका रीज़न है कि उनको ओबीसी स्टेटस मिल गया है। अगर वो मिल जाए तो किशनगंज भी इंशाल्लाह उनसे ज़्यादा यूपीएससी में और बीपीएससी में अदर सर्विसेज में आगे रहेगा। तो मैं हमेशा कोशिश, और आगे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जो भी मेरे साथ होगा तो हम अपनी सुरजापुरी मुसलमान को ओबीसी के अंदर लाने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब अफशार आलम साहब, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं और मेरी कोई हैसियत नहीं इनके सामने में, और यकीनन ये काबिल तारीफ़ मेरे लिए है कि साहब मैंने एक अचीवमेंट हासिल किया कि मैं सीमांचल का पहला पत्रकार हूँ जो इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये भी अपने आप में सही बात है। एक तारीख इन्होंने रची है, एक तारीख हमने रच दी आज है। हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि खूब मेहनत कीजिए और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही कीजिए। अगर आप खेलने में अच्छा है तो खेल ऐसा कीजिए कि आप ओलंपिक में जाएं। अगर आपको पढ़ने में शौक़ है, चाहे उर्दू क्यों ना हो, चाहे संस्कृत क्यों ना हो, एनी सब्जेक्ट, आप उसमें मेहनत कीजिए और इंशाअल्लाह आप अपने एरिया में एक्सेल करेंगे और उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। अब ये किस्मत की बात है कि मैं पहला सुरजापुरी हूँ जो वाइस चांसलर के पोस्ट में हुआ, लेकिन हमसे पहले भी कई प्रोफेसर्स पटना में और अलीगढ़ में और जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया में काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये तो लक की बात है, लेकिन मैं सबको यही बोलूँगा कि मेहनत कीजिए और मेहनत से ही रिज़ल्ट मिलता है। बाकी फेथ भी इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह का मदद भी चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको वीडियो कैसा लगा? आपके जहन में किसी तरह के कोई सवालात हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और ख़ासकर शिक्षा से जुड़े जो सवालात हैं वो हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।